नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मोदी सरकार के अंदर एक बेवसी सी दिख रही है, जैसे सरकार बेवस है, कुछ कर नहीं पा रही, लाचार हो गई है। लेकिन सरकार की बेवसी इस देश का इलाज नहीं। सरकार की बेवसी उसकी नाकामियों की वजह से आई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार के साथ इस देश के लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो गरीबी में जी रहे थे, बेरोजगारी में जी रहे थे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने में सिर्फ उनका सारा वक्त चला गया, कर्ज में डूब गए, वह कीमत चुका रहे हैं ऐसे एक सरकार का, जिस सरकार ने इस देश के आम जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नॉर्वे के पत्रकार का जवाब नहीं दिया और वहां से भाग निकले, तो उस पत्रकार ने राहुल गांधी को ट्वीट करते हुए कहा, उसके ट्वीट पर रीट्वीट राहुल गांधी ने किया था, तो राहुल गांधी को ट्वीट उसने करते हुए कहा कि पीएम मोदी से नहीं मिला जवाब। पीएम नरेंद्र मोदी नॉर्वे विजिट, पीएम मोदी से नहीं मिला जवाब। अब नॉर्वे की पत्रकार ने राहुल गांधी से मांगा इंटरव्यू का समय, जाने नेता प्रतिपक्ष का रिस्पांस। खबर छपा है कि नॉर्वे की वह पत्रकार कह रही है कि क्या आप इंटरव्यू के लिए उपलब्ध हैं? पत्रकार हेली लिंग ने राहुल गांधी से पूछा। नॉर्वे में पीएम मोदी से जुड़ा है विवाद। आगे इसमें कहा जा रहा है कि नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने राहुल गांधी से फोन इंटरव्यू की अपील की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप फोन इंटरव्यू के लिए उपलब्ध है? पूरा मामला पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे से जुड़ा है। अभी राहुल गांधी ने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ी बातें हैं और यह प्रधानमंत्री की गलती है, लेकिन देश के साथी विवाद है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन क्या जवाब होगा राहुल गांधी का, जो लगातार किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब वह वक्त है या नहीं जब राहुल गांधी का इंटरव्यू होगा, अगर तो वह आप दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं। राहुल गांधी कल यूपी के बरेली में कह रहे हैं, रायबरेली में, कि मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी जी ने देश के आर्थिक ढांचे को जिस तरह बदला है, उससे एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। आप दर्शक फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इन शब्दों पर गौर कीजिए। मैं लगातार, राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी जी ने देश के आर्थिक ढांचे को जिस तरह बदला है, उससे एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। अब जो पूरे विदेश के सामानों पर हमारा देश निर्भर हो गया था, विदेशी सामान पर, खाने पीने के या किसी चीज को लेकर के जो निर्भर हो गया था, अब आप दर्शक देखिए कि कल रात एक खबर मैंने चलाई थी और अब दर्शकों को मैंने बताया था कि 21 तारीख से 23 तारीख तक पूरे देश में ऑटो रिक्शा, ओला, उबर, यह सभी टैक्सी व्हीकल यानी कि माल ढुलाई करने वाले भी 3 दिन के हड़ताल पर जा रहे हैं और दिल्ली में 5 लाख से अधिक लोग सड़क पर उतरने की तैयारी में। अब यह एक बहुत बड़ा संकट सरकार के लिए है, क्योंकि रेट तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन उस ऑटो वाले का और उस उबर वाले का रेट आपने नहीं बढ़ाया। तो आप तो ले रहे हो, वह कहां जाएगा? नुकसान जनता ही उठाए। इस सरकार का यह है कि अपना टैक्स बढ़ा रही है। अब पेट्रोल पर और डीजल पर जो यह सरकार टैक्स ले रही है, अपने टैक्स में कमी नहीं कर रही, अपने टैक्स में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। उधर जो कंपनी वाले हैं उनके ऊपर ठोक देती है,
तो वह आपके ऊपर ठोक देते हैं, उसके बाद अलग से एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, वो अलग से ठोक देते हैं। और चंदा इस सरकार को चाहिए, चंदा जरूर चाहिए, और चंदा इस सरकार को चाहिए तो फिर कंपनियां रेट ठोकेंगी। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेबसी इसलिए भी दिख रही है कि अमेरिका ने इन्हें ईरान और रसिया से तेल लेने के लिए परमिशन नहीं दिया। अब सोचिए, इन्हें भारत को तेल और चाहे कोई सामान परचेज करने के लिए अमेरिका की क्या जरूरत है? क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं कि अमेरिका की जरूरत है? लेकिन नहीं, इन्होंने गुलामी लिख दी है, और जब तक यह रहेंगे यही संकट रहेगा। यह लाचारी इनकी साथ दिख रही है, बेहोशी दिख रही है कि यह पूरी तरह से ट्रंप के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। दूसरा, सरकार बड़ी संकट में फंसी हुई है। सरकार संकट में यह फंसी हुई है कि अब बेरोजगार भी सड़क पर आ गए और व्हीकल यूनियन भी सड़क पर आ गए हैं, और अलग अलग अपशब्दों के बाण इनके जो रहे, काकरोच, परजीवी, सरजीवी, क्या क्या यह जो बकते रहे, अंड बंड बकते रहे, वह अब उल्टा फट गया। अब ऐसे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन और भी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, और जो एफडीआई आ रही थी विदेश से, हमारे देश में आकर के लोग पैसे लगा रहे थे, वह अब इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया है। क्या? जीरो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बाहर वाले आके हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट न करें, जीरो एफडीआई हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो यानी कि बाहर से जो पैसे आपके पास आने, वह स्रोत बंद हो। लेकिन जो लगाए हुए थे हमारे पास पैसे, वह अपने पैसे को वापस लेकर के जा रहे हैं, और वह कहां लगा रहे हैं? चाइना के मार्केट में, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, इन बाजारों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वजह कि रुपया जो हमारा कमजोर हो रहा है लगातार, हर करेंसी के मुकाबले हमारे देश का रुपया कमजोर हो रहा है। कल 96.35 पर बंद हुआ, 97 को क्रॉस कर गया था, 97 को क्रॉस करके 96.35 पर कल बंद हुआ। सोचिए, 97 क्रॉस कर गया, अब 96.35 पर स्थिर हो गया। क्या हो गया? स्थिर हो गया, वहां रुक गया, अब उसके नीचे नहीं आएगा, अब उसके ऊपर जाएगा। यानी कि 97 को क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी 100 रुपया डॉलर के मुकाबले हो जाएगा, और ऐसा हुआ, यह बहुत बड़ा खतरा के घंटी है, संकट है। अब ऐसे में पीएमओ में हाई लेवल बैठक चल रही है, लेकिन कहते हैं कि उस बैठक का क्या फायदा जिसमें कोई निर्णय ही ना हो पाए। अब हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है तो वह किसी के सुनेंगे नहीं। क्या खूब किसी ने कहा है, न अति बोलता न अति चुप, और न अति करता न अति धूप। यह परिस्थितियां जो आई है ना, यह यूं ही नहीं है, इसमें बहुत सी सारी चीजें कवायद है। लेकिन इस सरकार ने किसी का नहीं सुना, और शास्त्रियों का नहीं सुना। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके नहीं सुने। सरकार ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, और अधिकारियों में यह हिम्मत नहीं रही, या इनके साथ जो है, कि इनसे कह सके कि यह गलत है, क्योंकि यह गलत सुनना ही नहीं चाहते, यह अपनी कमियां तो सुनने नहीं चाहते, जिसका नतीजा यह हुआ। दूसरी बात, और इससे भी महत्वपूर्ण, आरबीआई, अब आरबीआई भी खेल कर रहा है देश के साथ, और यह करवा भी रहे हैं। अब सोचिए कि हमारे पास सोना है, सोना खूब बेचा जा रहा है, बेच करके, और क्या नाम है कि रुपये को संभालने की कोशिश हो रही थी, जिसकी वजह से आज कंगाली। अब सोना अगर हमारे पास में 1 किलो है, एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, 1 किलो सोना है, और वह सोना आज उसकी कीमत
50 रुपये है मान लीजिए, और उस सोने की कीमत 70 रुपये हो गई या 100 रुपया हो गई, तो है तो 1 किलो ही सोना, सोना है 1 किलो ही, और उसका कीमत कितना था, 50 रुपये था, लेकिन कीमत सोने की उछाल मारी और 100 रुपये सोना चला गया, लेकिन है कितना, 1 ही किलो। अब आप उसमें से आधा किलो सोना आपने बेच दिया, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा इसे, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके देखिएगा, फिर ध्यान से, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आप सपोज मान लीजिए, परिस्थितियां क्यों है, मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं, हमारे पास सोना 1 किलो है समझ लीजिए, और उसकी कीमत 50 रुपये है, 1 किलो सोने की कीमत 50 रुपये है। अचानक सोने में उछाल आती है और सोने की कीमत 100 रुपये हो जाती है, और हमारे पास 1 किलो जो सोना था 50 रुपये का, उसका कीमत 100 रुपया हो गया। अब अगर हम तंगी की वजह से उसमें 100 रुपया हो गया है, तो हम 50 आधा किलो सोना बेच दिए, आधा किलो सोना बेच दिए तो 50 रुपये आ गया, और हमारे पास आधा किलो सोना बचा है और उसकी कीमत 50 रुपया। तो सोचिए कि पैसे तो आ गए, लेकिन वो सोना कम हो गया, सोना जो 1 किलो आपके पास था 50 रुपये का, उसका कीमत 100 रुपया हुआ, तो आपने उसमें से आधा किलो बेच दिया, तो अब वह 100 रुपया हो गया, 100 रुपया का सोना बचा, तो वह जो सोना बचा है आपका, वह सोना तो कम हो गया ना, पैसे तो आए आपको, लेकिन वो सोना कम हो गया ना, 1 किलो सोना कम हो, आधा किलो हो गया ना। तो यह काम इस सरकार ने किया, यह काम किया, तो अब जब सारा रास्ता बंद हो गया, अब इसे खरीदने के लिए है ही नहीं विदेशी मुद्रा इसके पास, और वह भारत का 50 रुपया जो सोना का है, वह 50 रुपया का कीमत क्या हो गया डॉलर के मुकाबले, अब देख लीजिए, $1 के मुकाबले 97 पॉइंट से पार हो गया, 97.57 तक पहुंच गया था, और लास्ट में रात देर शाम मार्केट बंद होते समय 96 रुपया 35 पैसा पर स्थिर हो गया रुपया, यानी कि लॉस ही लॉस आपने कर दिया, और जो लॉस किया आपने उसको कवर करने के लिए आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बंद किया, और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपने बंद किया तो लोगों में बेरोजगारी आई, और बेरोजगारी जब आई तो आपने, और कोरोना उस समय आ गया, तो आपने 5 किलो फ्री अनाज का सहारा लिया। आप सब ध्यान से समझिए, 5 किलो गेहूं या चावल जो सरकार दे रही है, जिस तरह का देती है, उसका कितना दाम होगा 5 किलो का, 150 रुपया, यही हुआ ना, 200 रुपया मान लीजिए, 250 रुपया मान लीजिए आप, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब 250 रुपये में क्या उस व्यक्ति का घर चल रहा है, चल रहा है क्या? उसमें भी कितने सारे लफड़े हैं कि केवाईसी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, सारी चीज। दूसरी चीज, अब पीएमओ के अंदर इन सभी चीजों को लेकर के बेचैनी बढ़ गई है, और हाई लेवल बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, लेकिन बैठक में निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। इन्हें, इस देश को अगर इन सभी मुसीबतों से बाहर निकलना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे सही रहनी चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो जिसे लघु उद्योग कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं, वह है। तो एमएसएमई लघु उद्योग कंपनियां जो होती हैं, जिले स्तर पर होती हैं, जिले स्तर पर आती हैं। अब जिले स्तर पर आती हैं, यानी कि उसी जिले के लोग उसमें काम करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें ग्राइंडर मैन होते हैं, वेल्डर होते हैं, जिसमें फीटर होते हैं, फैब्रिकेटर होते हैं, हेल्पर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, उसमें राजमिस्त्री होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी है उसकी। तो यह काम जब रेगुलर निकलता है, तो इसमें लोकल लोगों को काम मिलता है, लोकल लोगों को काम मिलता है, तो उनके पास में पैसे आते हैं। जब पैसे आते हैं तो वह मार्केट में खर्च करते हैं,
और जब वो मार्केट में जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सामान को किसी को, तो उस सामान की डिमांड बढ़ती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो व्यापारी कंपनी वाले को ऑर्डर करता है कि हमें यह सामान इतना चाहिए। 10 रुपए वाला पैकेट या 5 रुपए वाला या 50 रुपए वाला कौन सा अधिक बिकता है, उसका प्रोडक्शन अधिक किया जाता है, उस हिसाब से लेवल के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। और आज कोई अपने बच्चे को 50 पैसा वाला टॉफी दिला रहा है और कमाई उसकी अगर हो रही है तो उसको अच्छा कैमरे का चॉकलेट दिलाएगा उसको, तो उसके पास में क्योंकि पैसा है। तो यह रोटेशन जो होता है, रोटेशन होगा तो जो व्यापारी बेच रहा है वह भी टैक्स देता है सरकार को, और जो प्रोडक्ट बना रहा है वह भी देता है, फिर रॉ मटेरियल ले आने के लिए भी उसका भी चैन, यह एक चैन है, वह चलता रहता है। इस सरकार ने उस पूरे चैन को बंद कर दिया, इसलिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बेरोजगारी, यह सारी चीजें जब बढ़ने का तात्पर्य हुआ कि अब उसे सीजीआई कॉकरोच कहते हैं बेरोजगारों को। अच्छा, दूसरी तरफ जो जो कम पढ़े लिखे, मैंने उसकी बात अभी तो की आप दर्शकों के सामने, और उसके बगैर कोई कंपनी ही नहीं चलती। अब आते हैं उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई कोर्स करके, सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज का कोर्स करके वह ऑफिशियल वर्क में जा रहे हैं, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं। वहां भी तो ग्राफिक होती है, सारी चीजें होती है, प्लानिंग होती है, हर तरह के कैटेगरी होती है वहां। अब वह भी बंद हो गई तो उसके लिए भी वह भी बेरोजगार हो रहे हैं। और आईटी सेक्टर में अमेरिका ने जो चोट मारा, H1B वीजा को 5 से 6 लाख रुपए जो साल का रिन्यूअल चार्ज लगता था, 95 लाख कर दिया उसका। तो वह आईटी सेक्टर हब भी बैठने लगा। अब भारत में बैठ करके आईटी सेक्टर अमेरिकी कंपनी का काम करते थे लोग, घर से, ऑफिस से। अब वो उसमें कमी आ गई, अब उसमें कमी आ गई तो क्या नाम है, वह सेक्टर बैठ गया। अब वह अमेरिका हमारे भारत को इजाजत ही नहीं देता, बहुत कम देता है। तो ऐसे में हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब यह बेहोशी है कि चूंकि समझ की कमी थी, इनके पास अंदर तो लूट खसोट मारपीट और बेईमानी वाला हिसाब किताब था। तो अब इनके पास क्या रह गया है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है। अब इनके हालात इनके समझ में नहीं आ रहे, और क्योंकि इन चीजों को कभी इन लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की और इन चीजों को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। जो पिछली सरकारों का बनाए हुए रूल्स और सारी चीज थे, यह लोग नाम बदल बदल करके उसी पर चल रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो नहीं कर रहे थे तो डिसीजन गलत ले रहे थे, तो वो सारे फील्डों में यह फेल हो चुके हैं। अब न तो रुपया संभाल पा रहे हैं और न देश संभाल पा रहे हैं। विदेश जा रहे हैं तो पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो दुम दबा करके भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई। इसीलिए राहुल गांधी ने जो कहा, आप मैं फिर बता देता हूँ, इसीलिए राहुल गांधी ने जो कहा कि अब जो संकट है, अब आप सबसे दोस्ती तोड़ चुके हो और अपने दुश्मन से दोस्ती कर चुके हो, जो हमारा हमेशा दुश्मन रहा उससे अब दोस्ती कर चुके हो, तो अब आपके पास सामान की कमी है तो वह आपको लूटेगा। अब इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी जी ने देश के आर्थिक ढांचे को जिस तरह से बदला, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनियां बंद हुई या लोगों के रोजगार गए, यह आर्थिक ढांचा थे, यह ढांचा थे कि अगर कंपनियां रहेंगी तो लोगों को वर्क मिलेगा, वर्क मिलेगा तो लोगों को माल का डिमांड होगा, माल का डिमांड होगा तो क्या नहीं, प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे लोगों के पास तो लोग खर्च करेंगे, तो देश की व्यवस्था में काम आएगा। वह उस ढांचे को इन्होंने खत्म कर दिया। वही राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी जी ने देश के आर्थिक ढांचे को जिस तरह बदला है, उससे एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। यानी कि अब जो परिस्थितियां आने वाली है उसे संभाल पाना इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार बड़ी संकट में फंस गई है, इसके पास इस संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, यह दुर्भाग्य है। और हमारे देश के वह मध्यम वर्ग, गरीब जो है वह परेशान है, हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। और इसलिए अब सोच समझ करके आप पैसे भी खर्च बहुत सोच समझ करके करिए। लगातार अर्थशास्त्री बड़े बड़े जो है संकेत दे रहे हैं
कि आप अपने पैसे की बचत कीजिए। अब किसी की बातों पर मत जाइए सरकार। अपनी पैसे की सुरक्षा आप कीजिए, अपने पैसे को कम खर्च कीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सरकार कुछ आपको सहायता देने वाली नहीं है, खुद भिखारी बनी हुई है, वो ड्रामा कर रही है कि ये वो, कुछ भी इसके पास है नहीं। आप अपने पैसे का बचत कीजिए और अपना रास्ता तलाशिए और कम से कम खर्चा कीजिए, वरना इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें और अपने टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।